दूसरा सत्र हमारा जैविक खेती का और आहार, क्योंकि हमने तो अभी बहुत अच्छा किया, अभी हमें आहार का भी ध्यान देना है और जैविक खेती की तरफ बढ़ना है और और भी है हमारे काम जो समाज की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है, गौ सेवा है, मानव सेवा है, इनमें भी अपना बलिदान देना पड़ता है। तो हम आगे का सत्र आरंभ करते हैं। तो आगे हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय सुमित कुमार वर्मा जी है और वो जिला कटनी मध्य प्रदेश से है। कल उनका हमारे इस प्रोग्राम में सुंदर महत्वपूर्ण ऐसा मार्गदर्शन था। आज मैं उनको फिर से इस योगाहार मंच पर सम्मानित करती हूँ। आप आए और अपना अ, यू- अपना अपनी बात रखिए। जी वो स्वागत है सुमित कुमार जी। जी, धन्यवाद दीदी और सदर को सादर नमन। अ, कल मैंने अपने विषय में संक्षिप्त में बताया था जैसा कि आग्रह था, तो अगर कोई विशेष प्रश्न हो और इसी कल के क्रम में से तो बुझाने में। सुमित जी, जी आज फिर से आप थोड़ा सा अपना परिचय के साथ बात जी जी रखिए, क्योंकि कल हमारे पवन सर भी ज्वाइन नहीं थे, तो आज ज्वाइन जी है जी और वो और नए भी जुड़े हैं, उनको भी आपको बात समझ में आनी चाहिए। जी है। जी जी धन्यवाद। मैं एक मिनट लूंगा। सदन में जुड़े सभी हमारे भाई बहन सबको प्रणाम। और ये योग के बाद हम जो आहार की चर्चा करते हैं उसमें प्राकृतिक जैविक खेती हमारी बहनें घर में अपने आंगन में, बाड़ी में, खेत में कैसे जो है जैविक सब्जी लगा करके अपने परिवार को परोसे, जैविक थाली कैसे बने। इस प्रोग्राम को, इस योगा कार्यक्रम को योगाहार का नाम दिया है। योग के साथ आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। हमारे किसान भाई जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें और अपने घर में जरूर जो है प्राकृतिक शुद्ध भोजन करें। इस क्रम में चलते हुए कल हमारे जो सुमित कुमार वर्मा जी चीफ गेस्ट के रूप में आए, यह जो है छत्तीसगढ़ से आईटी सेल में इंजीनियर थे। इन्होंने परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को सुना और सुनकर के प्रेरणा लेकर के वह शहर छोड़ करके कटनी बरही मध्य प्रदेश में जंगल में आए। वहां पे सब परिवार जी रह रहे हैं और अपना मिट्टी का घर बना करके वहां शुद्ध वायु में प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं। और अपने यहाँ आदर्श गांव बनाने की योजना है इनके साथ। और भी 25 परिवार हैं, अन्य अन्य जगह रह रहे हैं। तो आपने बताया, आज मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय पवन सर जी उपस्थित हैं सदन में, तो सुमित जी से कि आप जो है अपने जीवन में कैसे आपकी शुरुआत हुई और वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं, इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। मैं अपना परिचय से शुरू करता हूँ। मेरा नाम सुमित वर्मा है और मैं मूलतः रायपुर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और वहीं से मेरी सारी पढ़ाई हुई है। मतलब बीएससी कंप्यूटर साइंस साइंस कॉलेज से, और एनआईटी रायपुर से एमसीए करने के पश्चात मैं पुणे में लगभग 11 वर्षों तक जॉब किया। अभी 12वां वर्ष चल रहा है। तो राजीव दीक्षित जी को मेरा सुनना हुआ था जब मैं एमसीए में था, और उसी समय स्वामी जी का और राजीव जी का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चल रहा था। तो उनसे जो प्रेरणा मिली सभी विषयों में, तो उनसे जो पॉइंट्स बनाते चले गए कि जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, किस ओर बढ़ना चाहिए, तो वो सब कुछ संग्रह करके रखा हुआ था। उनकी सारी पुस्तकें हुई, उनकी उन्होंने जो जो उन्होंने अपने मार्गदर्शक बताए, उनको तलाश किया, उनके वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और जो भी पुस्तक उपलब्ध हो पाई थी वगैरह में जा करके सब मैंने एकत्रित किए और सबको अध्ययन किया। और फिर ये लगभग इन 10-12 वर्षों में जॉब में रहते रहते सभी को जो उन्होंने क्षेत्र बताए थे रिसर्च के, उनसे मिलने का प्रयास किया। तो मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करता हूँ जो मेरे लिए एक मार्गदर्शक जैसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि मेरा लेखन और उद्बोधन में बहुत कुछ मैं पारंगत नहीं हूँ, परंतु पता नहीं मैं कैसे ये 2014 में नवरात्रि के समय, चैत्र नवरात्रि के समय मैंने कांपते हाथों से ये लिखा था। ऐसा लिखा था कि मतलब मुझे किसी ने लिखाया था। ये 5 से 6 मिनट में मैंने टाइप किया था। रात भर मैं पता नहीं साधना में था और सुबह उठते ही मैं लिखता चला गया। तो मैं ये बोलता हूँ
माँ मैं ना चाहूँ तेरा आशीष, न मुझे कोई वर दे। क्या करूँ क्यों रहूँ इस नश्वर शरीर घर संसार में। तू तो माँ बस अपनी चरण चरण दे, मुझे अपनी शरण ले। माँ मैं क्यों खोजूं तुझे मंदिर की मूरत में, कागज पर उकेरे चित्रों में। क्यों और कब तक ये लेन देन का व्यापार करूं हमारे बनाए चरित्रों में। तू तो माँ बस अपनी चरण दे, मुझे अपनी शरण ले। बांध रखा है जो मैंने अपने को इस शरीर से हर जन्म अलग अलग बंधन में। क्यों मुझसे रहती हो अलग, बुलाऊं कभी नाम जब व्रत तीरथ। मैं चाहूं तुझे हर स्पंदन में। तू तो माँ बस अपनी चरण दे, मुझे अपनी शरण ले। देना है तो ऐसा मेरे पुण्यों का वर दे, मेरे पापों का श्राप दे। अब मुझे मुक्त कर, न चाहूं कि मेरा निर्माण कर। मेरा रोम रोम हिल जाने दे, मुझे सब में मिल जाने दे। मुझ में सद्गुण बढ़ जाने दे, मेरा दुर्गुण नष्ट कर। मुझसे मेरे मैं को नष्ट कर। छोड़ू ना तेरी चरण तेरी शरण। तेरे बनाए इस फल से बना मुझे नया वृक्ष बरगद। तेरा सब कुछ सब पे लुटाऊं तो गिरूं तो दुर्जनों में हो भगदड़। तेरा ही तुझ पर अर्पण, तेरा ही तुझ पर अर्पण। तू तो माँ बस अपनी चाण दे, मुझे अपनी शरण ले। तो ये जो पंक्तियां थी मैंने कुल 5 से 6 मिनट में ही लिखा होगा, और ये लगता है कि मेरे जीवन के चरण हैं जिसे धीरे धीरे पार करना है। अपने आप को समझना और परमात्मा को समझना, अपने इस जन्म को और अपने हर जन्म के लक्ष्य को ध्यान में रखना। अ, इस प्रकार से ये मुझे लगता है कि मेरे आगे के दिशा दिखाने के लिए है। तो अभी जैसा कि कल के सत्र में बताया था कि मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, इसलिए पहले तय किया था कि राजेंद्र जी को सुनने के बाद कि अपनी शिक्षा, चिकित्सा और भोजन जो है अपने हाथ में होनी चाहिए। और और इसके साथ ही जो हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, वो हमें अपने आसपास की मतलब जैसे सेवाग्राम में रह करके और निवेदिता निलियम जो वहाँ पर है पवनार आश्रम और सेवाग्राम आश्रम, वहाँ से जो मंत्र मिले उन सभी चीज़ों से बनाया है कि अपने आसपास के गांव से ही हमें करना है। तो इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में लगभग 2 साल तक वहाँ पर अलग अलग जगहों में रह करके किराए में रह करके या फिर कुछ और काम करते हुए हम जगह खोज रहे थे जमीन की, जहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रिमोट एरिया में रहें और अपनी मूलभूत आवश्यकता जो हो सके उससे हम शुरू करें, और जहाँ तक हम जा पाए इस पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में प्रयासरत रहेंगे। तो वो वहाँ पर नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ में सभी आदिवासी जमीन थे जो हम नहीं ले सकते। तो ये बस मैंने फेसबुक में एक ऐसा पोस्ट डाला था कि कहीं भी भारत में मिल जाए प्राकृतिक जगह में, तो रिस्पॉन्स आने पर फिर हम यहाँ पर बांधवगढ़ में आए। यहाँ पे कोई भी परिचित नहीं, और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे 2 साल जो हम जगह खोजे वहाँ भी कोई परिचित और मित्र नहीं थे। बस ऐसे ही हम हो जाते, बस की जमीन मिल जाए अपनी, जल हो, जमीन हो, प्राकृतिक जगह हो, और वहाँ पर हम अब बसेंगे और चालू करेंगे जो भी समस्या आएगी। तो वहाँ पे कई आदिवासी भी जगह थे या फिर नक्सली प्रभावित क्षेत्र थे, तब भी हम वहाँ पे रहे। और मेरी बेटी 1 साल से छोटी थी, तभी से हम वहाँ पे प्रवास कर रहे थे। और अभी तब जाकर अभी कटनी बांधवगढ़ क्षेत्र है जो टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बरही तहसील है और उसका एक ग्राम है बगैया जो बफर जोन में आता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का। वहाँ पर 5 एकड़ अभी भूमि ली, और वहाँ पर अभी हम मिट्टी का घर अभी बना रहे हैं। मैं आज वहाँ पर होता, मगर बेटी को स्कूल छोड़ना जाना था, इसलिए मैं वहाँ पे आज जा नहीं पाया। मैं फिर से सदन में दिखाने का प्रयास करता हूँ फोटो के माध्यम से कि अ, यहाँ पे वो घर कैसा है और चित्र कैसा बना रहे हैं। तो ये अभी भारत के अलग अलग जगह से मैंने कुछ धान के बीज और भी सब्जी फलों के बीज इकट्ठे किए हैं, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से। तो वो सभी हम वहाँ पे लगा रहे हैं। ये मिट्टी का घर है और ऊपर में खप्पर है। ये वहाँ पे बना रहे हैं। तो अभी 1-2 महीने में ये पूर्ण हो जाएगा, फिर हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा 5 एकड़ का क्षेत्र है। सामने ही जंगल है सड़क की उस ओर, और हमारा खेत इस तरफ है।
तो हमारा प्रयास ये है कि जो समझ बनी है राजनीति जी से कि हम जो अपने जीवन के लिए उपयोगी और सहयोगी समझते हैं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, दवाई हो, भोजन हो, वो सब कुछ छलावा और लॉन्ग टर्म में स्लो पॉइजन ही लगता है। अगर इस पीढ़ी में असर ना हुआ हो तो अगली पीढ़ी में ही ज़रूर हम अपने आने वाली नस्ल को कमज़ोर करते जाएँगे, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा से भी, स्वास्थ्य से भी और भोजन से भी। तो मतलब जो आज के पीढ़ी में ये सभी के लिए जो लालच लगता है कि हमें शहरों में रहना चाहिए, सुविधा में रहनी चाहिए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंटरनेशनल स्कूल और सुख सुविधाओं में रहना चाहिए, वो कहीं न कहीं हमें अपनी जो मौलिक शक्ति है, मौलिक जो सोच है, उनसे दूर करती है और रेडीमेड चीज़ों की ओर बाँध के रखती है कि बस एक अपने आप को क्षेत्र में सीमित रखें, आय का एक स्रोत हो और अपनी ज़रूरतों को हर इंस्टीट्यूट की ओर दौड़ें कि कोई भी ज़रूरत हो, चिकित्सा हो तो डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुँच जाएँ और अ, भोजन के लिए चाहिए तो स्विगी, ज़ोमैटो ये सब की ओर चले जाएँ। तो यही सोच करके कि सबका डीप एनालिसिस करने पर जो उनकी इंग्रेडिएंट हैं, उसमें उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, आर्थिक उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से वो बनना चाहते हैं। तो ये सब में जब जागृति आई पढ़ कर के, समझ करके अन्य लोगों को सुन करके, तो लगा कि अब जो भी समस्या आएगी वो इन लॉन्ग टर्म जो हमको लाभ मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा है हमारे आज की पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो यही मेरा मतलब मैं बताने का मेरा पॉइंट्स हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं बता पाऊँगा। धन्यवाद आदरणीय सुमित कुमार जी। और आपने अपने बारे में बताया और आपके साहस को और आपकी सोच को इस सदन प्रणाम करता है, नमन करता है, वंदन करता है। जो हमारे आज के भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इस विश्व के गुरु और इस युग के धनवंतरी परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्धि आचार्य जी और हमारे आदरणीय पवन कुमार जी, जो दैनिक उभार कार्यक्रम जिनके मार्गदर्शन में चल रहा है। हम सबकी उद्देश्य यही है कि हमारा गांव आदर्श बने, हमारे किसान भाई प्राकृतिक जैविक खेती करें, हमारे देश के परिवार के जो नागरिक रहते हैं उनकी जो शिक्षा, चिकित्सा और भोजन इनमें स्वदेशी हो, सात्विक हो। यह जो उद्देश्य आपके जो आप कर रहे हैं, यही उद्देश्य इस योगार कार्यक्रम का है। और मैं चाहूंगा कि चूंकि सदन में उपस्थित हमारे भाई बहन भी उपस्थित हैं, योगाचार्य उपस्थित हैं, सबका अभिनंदन करते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय सुमित कुमार वर्मा जी से आप संवाद कर सकते हैं, अपनी मन में जो इच्छाएं हो रही हैं उसका सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनूठा कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये हट के कार्य कर रहे हैं। आइए हम सदन से निवेदन करते हैं, कोई भी अपना हैंड रीच कर सकता है, उसको हम आमंत्रित कर लेंगे या अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जी आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आपने हैंड रीच किया है, आप अपना सवाल आदरणीय सुमित कुमार वर्मा जी से कर सकते हैं। जी ओम। सदन से जुड़े हुए सभी सदस्यों को प्रणाम। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि सुमित भाई हैं, उनसे बातें करने की मेरी जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि जैसा ये कर रहे हैं हमें भी वैसा करने का सोच रहे हैं हम। और उसके लिए जो एक जमीन चाहिए होती है, सबसे पहले वो भी हम ले चुके। एक तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि जो ये मिट्टी का घर बना रहे हैं अपना खेत में, जी। ये किससे बनवा रहे हैं और इसको बनाने में क्या लागत आ रही है? ये हमने मिट्टी का ही ईंटा बनाया हुआ है। वहीं की ही खेत की मिट्टी है और वो जो गांव के लोग होते हैं साथी से वो गीला करके भूसा मिला करके बनाते हैं। इसका एक और उपयुक्त तरीका होता है जो गॉकरिट होता है। आप सुदर्शन मलिक जी को जानते होंगे तो, या फिर जी आप जी गूगल करेंगे जी तो। जी हाँ, जी। तो वो सबसे सर्वोत्तम लगा, मैंने वहां भी प्रशिक्षण लिया था। और मगर चूंकि उसके लिए ताजा गोबर चाहिए होता है और हमारे पास गाय उतनी उपलब्ध नहीं थी और पास में कोई गौशाला नहीं थी, तो समय के अभाव को देखते हुए कि हमें जल्दी से घर कंप्लीट करना था, तो हमने वर्तमान के लिए वहीं की मिट्टी ही इस्तेमाल की जिसमें गोबर और चूना नहीं मिलाया। और गॉकरिट होने से होता यह है कि वो लाइट वेट होता है और उसका स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा होता है, उससे आप प्लास्टर भी कर सकते हैं। और उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे प्रशिक्षण लिए
5 घंटे हमने डुबा के रखा था ईटा को, उसमें पानी हार्डली 1 मिलीमीटर तक ही गया और उसका स्ट्रेंथ भी बड़ा उस उन्होंने लैब में टेस्टिंग किया हुआ है। और वहाँ पे हम ठंडी के समय गए थे और जहाँ पर 2 प्रकार के उनके कमरे बने हुए थे, जिसमें नॉर्मल घर था और एक कंक्रीट से बना हुआ था। तो ठंडी में वो गर्म था और उन्होंने अपना अनुभव भी बताया कि जब वो क्षेत्र जब डेवलप कर रहे थे, तो वहाँ पे सामने में हाईवे बन रहा था और वहाँ पे मजदूर जो बाहर से आकर के मतलब 15-20 मजदूर बीड़ी पी रहे थे। तो वो जब बाहर से आए तो उनको जरा भी स्मेल नहीं आया। तो उन्होंने बताया, अपना अनुभव बताया कि उतना पूरा कमरा भर जाना चाहिए था, मगर वो दुर्गंध भी नहीं थी और प्रदूषण भी नहीं था। और उन्होंने फिर कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट निकाले जिसमें से मोबाइल के जो वेव्स होते हैं वो भी वहाँ पे जीरो था। हमारा टावर मतलब जरा भी नेटवर्क वीक हो जाता था और इलेक्ट्रिसिटी का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी पावर भी वहाँ पे पूरा रिड्यूस हो गया। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और सहज उपलब्ध है। और लागत की बात करें तो अगर हम अपने आसपास की चीजों से ही कर रहे हैं तो लागत केवल लेबर वर्क का ही आएगा। और वो जैसा आपके क्षेत्र में होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा कवेलू टाइल्स मंगाया था, थोड़ा दूर से हो गया और कुछ चीजें मंगानी पड़ी। मगर ये देसी स्टाइल से अपन घर बनाते तो सब कुछ अपने आसपास में ही उपलब्ध हो जाता है कि पुराने घर आज जो गांव के लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना या जो भी के तहत सब अपने कच्चे मकान तोड़ करके पक्के घर बना रहे हैं। तो हमने पुरानी लकड़ी उनसे ही ले ली। उनके जो पुराने अच्छे साजा किए और सब लकड़ी सराई की लकड़ी थे अपने छत डालने के लिए, तो वो सब कम दामों में वहीं से उपलब्ध हो गए थे। तो घर बनाने के लिए गांव में यही प्रयास होता है कि लोग 2-3 साल पहले तैयारी चालू कर देते हैं कि लकड़ी जमा करना, खपरे बना लेना और उसके बाद बनाना चालू करेंगे तो सब कुछ फिर कम दाम में हो जाता है। मगर लगभग लागत उतनी ही आ जाती है देखा जाए तो। जी। एक जो आपने ये शिव दर्शन जी के पास जाके जो ट्रेनिंग ली आपने, तो जी जी। उसमें ट्रेनिंग का क्या चार्ज होता है? और दूसरी बात ये कि जैसा आपने बताया कि गाय का हाँ हाँ। ताजा गोबर चाहिए होता है उसमें। जी जी, सबसे उत्तम होता है बैल का। उसमें जो जी। झिल्ली जैसी लेयर बनती है, हमको हाँ जी, प्रोटीन हाँ। चाहिए होता है। जी। हाँ, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे उत्तम होता है बैल का गोबर। तो जी। उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मतलब उस गोबर में जैसे 2 किलो गोबर है तो उसमें 1 किलो मिट्टी, चिकनी मिट्टी और 6% चूना, ये तीनों को मिला करके आपको 1-2 दिन तक रखना है और आटा जैसा गूंथ लेना है और सांचे में डाल देना है। और फिर ये आपका ईटा तैयार है। उसमें बहुत विशेष ज्ञान की मतलब ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। तो और उसको दो तीन और कितना उसको सूखने में कितने टाइम में वो ईंट तैयार हो जाती है हमारी? वो आपकी तो देखिए, आपने तुरंत डाला 1 घंटे के बाद बारिश भी हो गई तो उसको वो वाटर प्रूफ तुरंत बन जाता है। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और सूखने में जैसे आपका धूप है उसको मतलब तेज धूप में नहीं सुखाना है। और जी। लगभग हाँ, तो वो 5 से 6 दिन में सूख के तैयार हो जाता है। वो आपको बनाएंगे और सूखने का दिख जाएगा वहाँ पर कि कैसा आपका मौसम है, तो क्षेत्र है। मान लिया जी सपोज करो कि हमें वो बनानी है और हम जी जी। उसको ओपन जगह में बनाया हमने मिट्टी उसको ईंट हाँ हाँ। को, तो हाँ हाँ उसके हाँ। फिर सुखाने के लिए हम उसको ओपन में नहीं सुखा सकते? तेज धूप में वो तड़कने लग जाएगा। तो गर्मी में ना बना करके अपन जैसे ही बारिश का सीजन खत्म हुआ नवंबर दिसंबर से बनाना चालू कर दिए, तो तेज धूप में सुखाएंगे तो क्रैक होने का चांसेस ज्यादा रहता है। जी। मेरा पूछने का मतलब ये था कि एक तो ये कि हमें कवर्ड एरिया में ही नहीं उसको नहीं, सुखाना ओपन है। में ही सुखाना है, बट तेज धूप के मौसम में ना करें। मार्च अप्रैल जी। अप्रैल मई में ना करें। हाँ जी। तो एक घर, छोटा सा घर बनाने के लिए जिसमें हमारे 3 कमरे हों, किचन बाथरूम, हाँ हाँ। तो उसमें हमें मतलब कितनी कितने टाइम में वो हमारी ईंट तैयार हो जाएंगी? गोबर तो हम मान लीजिए सपोज करो हमारे पास घर बनाना है, अभी हमने गाय नहीं जी रखी जी। है, हाँ हाँ तो हाँ। हम ले भी सकते हैं, गांव से भी ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। गांव में होते हैं सबके पास जी जी ये, जी। है ना? हाँ हाँ। तो जी जी। उसमें कितने गोबर की हमें जरूरत पड़ेगी? वही एक ईंटे का, अब ईंटे का साइज जैसे हमारे मैंने 14 इंच का ईंट बनाया और जैसे शहरों में होता है वो 9 इंच का होता है। तो जी। अलग अलग साइज के ऊपर है। जल्दी बन सके इसलिए हम लोग बड़े ईंट रखते हैं, क्योंकि और कच्चे मकान को पे मोटी दीवार रखनी चाहिए। तो वो 14 इंच का ही हमारे लिए सही था। 14 इंच और 18 इंच तक भी बनाते हैं लोग।
तो उसका वेट लगभग 3 किलो तक का मटेरियल लग जाएगा, 3 किलो 4 किलो तक का। और एक इसका ईंट में? रेशियो वैसे ही, हाँ, तो इसका जी रेशियो टू रेशियो टू वन है। मतलब 2 किलो गोबर में 1 किलो मिट्टी मिलाना है। तो वैसा आप अनुमान लगा लीजिए कि गोबर की उपलब्धता और चिकनी मिट्टी। तो एक घर बनाने के लिए मतलब जैसा आपने बताया कि ताजा गोबर चाहिएगा, तो हाँ, कितना ताजा चाहिएगा? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक पांच दिन दिन का, हाँ, 1 दिन तक का चल जाएगा, 1 2 दिन तक का ही चल जाएगा। एक ज्यादा दो दिन के सूखना लिए? नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ठीक, तो वही ताजी ताजी बनाते रहो, जितना गोबर है हाँ हाँ, उतना वो बनाते बनाते रहो। रहिए, हाँ, 10 ईंटें बन रही, 10 ईंटें जमा करते रहिए, वैसा ही है। इसलिए जी। लंबे प्रयास के बाद ही बन पाएगा, अगर डॉक्टर से जा रहे हैं और या तो आपके पास उपलब्ध हो। उसकी मशीनें भी आती हैं। अगर हम्म आपको मटेरियल उपलब्ध है तो मशीन से गूंथने का, आटा जैसे गूंथने का मशीन आता है, तो हम्म उसे गूंथ लिए अच्छे से। मिक्स मिक्स होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। चूने को आपस में, चूने, गोबर और मिट्टी पूरा मिल जाना चाहिए। जी। तभी वो तो ये अच्छे से हो मशीन पाएगा। मशीन हमें उन्हीं से मिलती है, सिर्फ दर्शन जी से, ये नहीं मार्केट नहीं में भी है? नहीं नहीं, मैं लिंक भेज दूंगा, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते ये हैं, उनसे ये डिस्कस आप करके। मेरे को लिंक और अपना नंबर सेंड जरूर करिएगा, क्योंकि जी जी जी। हमें भी बस इस स्टेप को उठाने वाले हैं हम कि नेक्स्ट ईयर शायद हम ये अपना घर बनाना शुरू कर देंगे खेत में ही। खेत और में ही भी बनेगा। फोरम है जहाँ पर आपको जाकर के वॉलंटियर करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको अनुभव हो जाएगा। जैसे गीली मिट्टी है, और ये उत्तराखंड में है। वो भी बड़ी कॉर्पोरेट में जॉब करती थी। जी मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ। और वो 10 सालों तक जॉब की, और उसके बाद अभी गीली मिट्टी मड हाउस पे वो काम करती है। मड हाउस के लिए ट्रेनिंग भी देती हैं, और वही उनका आय का स्रोत भी हो गया है। और ऐसे ही दक्षिण में थन्नल है। थन्नल करके ग्रुप है, वो बहुत ही अच्छा है। वो उनके पास दक्षिण भारत के पूरे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं। और चूना का जो प्लास्टर होता है, उसमें राजस्थान का बड़ा मतलब अभी भी ज्ञान सुरक्षित है। तो उनके पास सभी कारीगर हैं, और चूने से पानी की टंकी तो भी बन जाती है। जी, तो वो अपने कारीगर यदि हम बुलाना चाहें तो वो भेज देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्रेरित करते हैं कि आप सीखें, और उनके पास जो ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं, वही आपके जी यहाँ वॉलंटियर करें। तो जी, उससे वही ज्ञान भी हम बढ़ता करना है। चाह और रहे हैं। हाँ, वही जी हम जी करना जी। चाहेंगे। और हाँ हाँ। आप मेरे को ना उनका जो साउथ का आपने बताया कि वो कारीगर भेज जी देते जी। हैं, और हाँ ये हाँ। जो आपने बताया एक बहन उत्तराखंड में है, क्या जी जी वो भी ऐसे कारीगर रखती हैं कि हम मंगाना चाहें? वैसे मैं सीखूंगी, मेरा भी यही है जी पर्पज जी। कि हमें हाँ हाँ। ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है और सिखाना भी है और अपना करना भी है। हम्म। तो आप मेरे को इनके लिंक शेयर जरूर करना, जी जी जी, सुमित। बिल्कुल। जी ठीक है। जी, ओके, धन्यवाद। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, बढ़िया सवाल किया आपने। और जो आप करने जा रही हैं, आपको नंबर मिल जाएगा आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी के माध्यम से, आदरणीय सुमित जी का। और आदरणीय ज्योति बहन जी, जो हमारी आज की उपचार्य है, आपने संवाद कर सकते हैं। नमस्ते। आपने जो भी बात बताई बहुत बढ़िया बताई, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी भी खेती है। हमारा गांव जी यही नजदीक है, नीम गांव है, वहाँ पे हमारी खेती है। और जो आपने घर का जो बताया अभी कि गोबर से जो घर बनता है, तो मुझे जी भी जी। आपका नंबर और लिंक भेजिए, क्योंकि मेरा भी एक हाँ सपना हाँ। है कि मैं अपने खेती में कुछ ऐसी कुटिया बनाऊं कि जहाँ मैं जाकर बैठ सकूं निवान ऐसी, क्योंकि हमारी जी जी खुद जी। की खेती है। और अभी हाँ हाँ। मेरे जो हस्बैंड है वो टीचर है, इसलिए अभी खेती की जी जी। तरफ जो बड़े भैया है उनके वो खेती कर रहे हैं। पर मैं एक बात जी जी। बताना चाहती हूँ कि आप जैविक जैविक खेती के जो बारे में अपन बोलते हैं, तो हमें हाँ हाँ। मेरे जो जीजा जी है, वो जो चोपड़ा जी जी। तालुके में रहते हैं, उन्होंने हाँ हाँ। नासिक से एक आदमी ने, उनको शतावरी बोलते हैं, आप शतावरी जी जी। लगाई। जी जी। हाँ, हाँ तो हाँ। उन्होंने इतना रिजल्ट हमें गलत दिया है कि शतावरी तो पहली बार लगाई तब आया, फिर बाद में उसमें जो हम्म कुछ रसायन दिए वो भी डाले, फिर उन्होंने हम्म इतना परेशान किया कि हमें कुछ तो शतावरी के लिए आए भी नहीं निकालने के लिए। और हम्म। बाद में वो शतावरी लेने के लिए इतने फोन किए, इतना परेशान किया उन्होंने कि वो अच्छी तरह कुछ हुआ नहीं। ओके। तो अगर इधर किसान ऐसा है कि उसको रसायन खेती ही सब करते हैं, रासायनिक ही जी जी जी। करते हैं, क्योंकि इधर कुछ ऐसा नहीं है कि जैविक करने के बाद उसको कुछ मिलेगा। क्योंकि किसान हम्म। की एक ही ऐसी इतना मेहनत करता है कि उसको कुछ नहीं मिलता। अगर फल जी लगाओ जी। कुछ भी लगाओ तो इतना कुछ हम्म मिलता नहीं, क्योंकि उसको भाव ही नहीं मिलता। फिर वो बेचारा हर रात हर दिन रात काम करते रहता है। आज आप जी जी। सबने बोल रहे तो इसलिए तो मैं मेरा
कुछ बोल रही हूँ। तो इतना जीजाजी को इतनी तकलीफ हुई वो शतावरी के लिए, अभी भी तक उसने पेमेंट दिया नहीं है। शतावरी लेके गया हूँ पर अभी तक उनके पैसे आए नहीं है। ऐसे लोग करते हैं। अगर हर किसान कुछ करना चाहे तो उसका उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। और फिर वो क्या जी। करता है कि रासायनिक खेती करने लगता है बेचारा। हम तो अभी कपास है हमारी, इतनी है कि हम एक एक ट्रक भर के अभी बेच सकते हैं, पर हमारा घर में पड़ा है क्योंकि उसको भाव ही नहीं है। तो हम्म। किसान की बहुत हालत बेकार है। जैसे कहो तो वो दिन रात मेहनत करता है पर उसको उतना मिलता नहीं है। तो यही दुख है हमें सब कुछ। और आपका जो घर का बताया आपने, तो मैं जरूर मेरे खेती में छोटी कुटिया लगाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी जो गोबर जी, खाद जी। का। आप जरूर मुझे अपने व्हाट्सएप में रंजना दी से आपका नंबर भी लूंगी और आपसे जुड़ूंगी। बता पूछूंगी आपसे कि वो कैसा बनाना है। जरूर जी, जी, करूंगी। जी। मुझे मेरा सपना है कि मैं खेती में एक कुटिया लगाऊंगी कि रिटायरमेंट के बाद दोनों लड़की है मेरी। मेरी छोटी बेटी आर्किटेक्ट है, तभी भी मुझे वही घर बनाना है और उसको भी सिखाना है कि तू भी बता सबको कि ऐसा बनाना है, हमें गोबर का बनाना है क्योंकि आज के इसमें बहुत जरूरत है। मैं तो युवाओं के लिए यही बताए, संदेश दूंगा बहुत कि बढ़िया बात हाँ, बताई जी, आपने, जी। बहुत बढ़िया बात हाँ, बताई। युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन जो वेबसाइट है, जो हम्म, जॉब सर्च के लिए सबसे बड़ा है ग्लोबली, उनके हम्म, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 2030 का बताया हुआ है कि आगे की दुनिया का जॉब का कहाँ पे जा रहा है। तो हम्म, 2030 में 50%, सॉरी 40 to 50% जॉब सस्टेनेबल लिविंग की ओर जाएगी। हम्म, तो जो लोग अभी भी मोह में हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है कि हमें आईटी में ही जाना है, और जो जैसा चल रहा है ट्रेंड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, फैक्ट्रीज क्यों जाना है, तो अभी मजबूरी भी हो गई है और वो ट्रेंड भी हो गया है कि सस्टेनेबल लिविंग की ओर, वो चाहे फूड की ओर हो, चाहे होम की ओर हो, हेल्थ की ओर हो, एजुकेशन के लिए हो। अभी लगभग सभी के सभी जो विदेशों में भी चलन चला है कि ऑफ ग्रिड लिविंग में रहने का, तो वो अभी भारत में भी आ रहा है। तो वो अगर सर्च करें, ये सब कुछ जानने का प्रयास करें, तो उनको भी इसमें करियर दिखेगा। अभी सब बिल्डिंग बड़ी बड़ी खेतों, अभी खेड़े में भी क्या हुआ है, सब बिल्डिंग बना रहे। कोई भी वो घर नहीं रखता अभी। जो था पहले घर मिट्टी का। था वो इतना बढ़िया था, तो अभी वो नहीं रह रहा। सब तरफ वही बिल्डिंगें बन रही है, सब तरफ जाओ जाओ गांव में वही बिल्डिंग बन रही है। तो यही दुख वो की बात हाँ, है वो कि सब जी, जी, बिल्डिंग ही वो बना रहे। तात्कालिक। वो जो लकड़ा था ना ऊपर, वो जो लकड़ी लगाते थे, सब साग की लकड़ी लगाते थे, उससे बहुत अच्छा लगता था। गर्मी नहीं जी, होती। जी, जी। अभी जो गर्मी हमारा जो घर गर्मी है, बढ़ रही है, जो गर्मी घर ज्यादा है गर्मी। हमारा, तो हमने अभी तक उसको बनाया नहीं है। हमने वही लकड़ी रखी है घर। और मैं बोल भी रही थी मेरे हस्बैंड को कि हम बनाएंगे तो सिर्फ ऊपर का जो लकड़ी का है वो कभी भी निकालेंगे नहीं। बहुत बढ़िया लगता है वहां पे। जी। और आपने बहुत बढ़िया बात बताई, मुझे बहुत पसंद आई। ये ठीक है, मिट्टी के घर से धन्यवाद। फायदा क्या है? क्या? मिट्टी के घर बना रहने से फायदा क्या है उसमें, मिट्टी के घर में? फायदा ज्यादा गर्मी नहीं लगती, ज्यादा गर्मी नहीं लगती। बहुत सारा फायदा है, बहुत बहुत। सारा फायदा। मिट्टी के घर में तो बहुत फायदा है ना, जो ज्यादा गर्मी तो नहीं लगती, बहुत ठंडा लगता है। इसमें तो बहुत गर्मी होती है ना, सीमेंट पसीना जो आता है इधर बहुत। कंक्रीट है, उसमें बहुत बारिश गर्मी कम होती है। होती है, बारिश बारिश बहुत कम होती है। जो आज आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, जो इतना गर्मी, उमस और ठंडी, वो सब का आप एक बार, आप जब तक अनुभव नहीं करेंगे तो हम लोग केवल बातें ही लगेंगी। मतलब अगर मैं बोलने के लिए तो पॉइंट बोल सकता हूँ। अ, देखिए, मतलब हमारे हमारे शरीर को भी अर्थिंग चाहिए होता है, और वो हम चीज दूर कर देते हैं टाइल्स और ये सब मार्बल लगा करके। तो लगा। जितना ज्यादा हम मिट्टी से जुड़े रहेंगे और गोबर से रहेंगे, अ, हम लोग कितनी बार ये सब फेसबुक और यूट्यूब में देखते हैं, मगर थोड़ी देर के लिए हमारे मस्तिष्क में रहता है और फिर इतने आसपास से ही हम लोग फिर प्रभावित हो जाते हैं। तो जब देखते हैं कि जापान में जो रेडिएटिव को हटाने के लिए गोबर मंगाया गया था, भारत से ही गोबर गया था। तो वो सब चीजें, बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं कि बहुत से बैक्टीरिया जो रहते हैं उनका हमारे पर असर कम हो जाता है। और जो हमारे पैरों के नीचे को भी और जानवरों के भी, उनको सॉफ्ट चीजें, सॉफ्ट सरफेस चाहिए होता है, जबकि हम लोग हार्ड रखे होते हैं और उसी से घुटनों की परेशानी बढ़ती है। तो बराबर। बहुत से पॉइंट्स है इसमें, देखने जाएंगे तो।
सबके तरफ वही हुआ है। वो जो स्टाइल है उसके वजह से अर्थिंग नहीं मिलती, इसलिए घुटने का प्रॉब्लम हो ही जाता है सबको। सब घर घर में वही प्रॉब्लम है। जी, जी, सबके जी। हेलो। लोग करते नहीं है। अभी राजस्थान उधर वही वही टेक्नोलॉजी आई है कि वो स्टाइल नहीं लगाते, वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कोबा बोलते हैं अपन, कोबा वो करते हैं। बहुत बड़ा नया नया कुछ टेक्निकल आ रहा है, पर लोग नहीं करते ना। लोग को सिर्फ फैशनेबल चाहिए, सब अच्छा चाहिए, घर सब वैसा ही चाहिए। नहीं, हम लोग डिसीजन नहीं ओके। लेते, हम अपने से डिसीजन नहीं लेते हैं, हमें जो दिखता है और जो एडवर्टाइजमेंट होती है, अब देखिए ना, हर जगह होर्डिंग फ्लैक्स वही लगे हुए हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में वही लगे हैं। जब तक ज्ञान का माध्यम नहीं रहेगा, या हमें जब तक टकराएंगे नहीं, परेशानी जब तक नहीं होगी और उसको खोजने नहीं निकलेंगे, स्वयं से खोजने नहीं निकलेंगे, तब तक वो हम बदलाव नहीं ला पाएंगे। जरूर जरूर बदलाव लाना ही है। अब एजुकेशन के जरूर साथ भी कर। वही हुआ कि हमें कॉन्वेंट स्कूल में जाना चाहिए, तो वही हुआ, जब तक हम उसमें दोष नहीं दिखे कि हमारे बच्चे पढ़ करके हमारी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, हमारे विज्ञान को नकार रहे हैं, और आगे जाकर जेएनयू में पहुंच के फिर क्या बन रहे हैं, तो हम लोग बचपन से जड़ें वही डालते हैं कि हमारे राइम्स में, पोएम्स में। तो मैंने भी कल एक पॉइंट बताया था कि हमने एक स्कूल भी चालू करने का प्रयास किया था। जो चंचल मालवीय जी हैं, वो पतंजलि से भी जुड़े हुए थे, उन्होंने आस्था में भी एक बार प्रोग्राम रखा था शिशु संस्कार का। और उनका एजुकेशन मॉडल बड़ा ही अच्छा है। वो बचपन से अल्फाबेट में ही उन्होंने अपनी संस्कृति और विज्ञान और जो सीख सकते हैं आसपास की इकोलॉजी से, जैसे कि हमारे भारत में जेड फॉर जेब्रा क्यों पढ़ाया जाता है, जबकि हम देख भी नहीं पाएंगे, विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जो चीजें देख सकते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में चित्र स्टोर होते हैं, ना कि साउंड। तो जो चित्र हम दिखाएंगे और वो ही बैठेगा। तो वही बैठे। वो, हाँ, एबीसीडी में ही उन्होंने बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। और उसके बाद जो भारत में जो नौ रस हैं, जितने अलंकार हैं, उस पे आधारित उनका पूरा टीचर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और जो नौ वार्षिक उत्सव होते हैं, जितने भी उत्सव होते हैं, सब कुछ उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है। शिवाजी महाराज से जुड़े हुए लूडो के गेम हैं उनके। तो खेल के जितने भी बनाए हुए हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखें। उन्होंने कृष्णा रन बनाया था, जैसे कि टेम्पल रन सभी छाया हुआ था, अभी बच्चों के हाथों में टेम्पल रन खेला करते थे। तो उन्होंने उसको रिप्लेस किया कृष्णा रन से, जिसमें माखन खा के पावर मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें लगता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और वही छाए हुए हैं हमारे बचपन से लेके युवा होने तक, हमें बदलने में। तो उन्होंने वो सब चीज को रिप्लेस किया कि गेम खेल रहे हैं तो हम गेम खेलने से रोक नहीं सकते, तो क्यों ना अब हमारी अच्छी चीजों से रिप्लेस करें। हम लोग बस दोष देते हैं, मगर ये ये मत करो बोलते हैं, मगर क्या करो उसका हमारे पास उत्तर नहीं होता है। तो उन सब चीजों को उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया कि क्या करो से रिप्लेस करें। ये ना करो तो हम बोल देते हैं, मगर बच्चे फिर रुकेंगे कहाँ। जी। हमसे अभी दोनों बेटी, हमारी दोनों बेटी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाई है, हमने मराठी मीडियम में नहीं पढ़ाई है हमारी दोनों लड़की। तभी भी ऊपर कितनी एक आर्किटेक्ट बनी, एक इंजीनियर बनी है। बड़ी लड़की इंजीनियर है, क्यों किया नहीं उन्होंने। पर आजकल के लोगों को वही फैड है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही चाहिए, तभी बच्चा इंग्लिश बोलेगा तो बहुत होशियार रहता है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो सब हम भूल रहे हैं हम सब। हाँ, ऐसा है। हम वही लोगों को दोष नहीं दे सकते, ये सिस्टम ने बनाया हुआ था, वो सिस्टम को तोड़ना अब लोगों का काम है। वो काम। सिस्टम अंग्रेजों के समय से चला था, गुरुकुल बैन करो, कॉन्वेंट लाओ, भारत के संस्कृति को तोड़ो, उनके कानून लाओ। तो अब लोग जागरूक हो, वही है कि पहला स्टेप कौन ले, भगत सिंह कौन बने, वो वाली बात है। और वो चीज मेरे साथ भी थी कि मैं भी देख रहा था कि मैं पहले से रेडीमेड कम्युनिटी में जाकर सेटअप हो जाऊं, मगर फिर वो नहीं, कि सबको अपने अपने बिखरना पड़ेगा। जो गुरु नानक जी की कथा है कि अच्छे लोगों को बोला कि अच्छे लोगों का गांव पड़ा रास्ते में, उन्होंने बोला, उनको आशीर्वाद दिया कि बिखर जाओ, बर्बाद हो जाओ। और बुरे लोगों का गांव पड़ा तो बोला कि एक जगह रखो, साथ में रहो। तो अच्छे लोगों को बोला कि बिखर के अलग अलग जगह जाकर के अपने जो जो अच्छी चीजें हैं उनको प्रसारित करें। तो वो एक चीज है। जी। और एंड्री। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैं बताया। मैं आगे थोड़ा सा मैं बोलती हूँ भाई जी, कि हमें परसों चेतन सिंह सोलंकी, जो जी, सौर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, आज जैसे सुमित जी ने व्याख्यान दिया, उसी प्रकार उनके व्याख्यान से प्रेरणा लेते मुझे मुझे लगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने झट से अलग से अगले दिन से ही शुरुआत की मेरे स्कूल में। मैं भी इस प्राकृतिक संपदा,
जल जमीन ये सब हमारा रहना चाहिए। इसे प्यार करती हूँ और मेरे स्कूल में टीचरों को इसके बारे में मार्गदर्शन करती हूँ। तो मेरे स्कूल में पालकों की सभा थी, तो इस सभा में मैंने खुद प्रतिज्ञा तैयार की और वो प्रतिज्ञा लेने को शुरुआत की। वो प्रतिज्ञा मैं आपको जरा इस कार्यक्रम के संलग्न है इसलिए बोलती हूँ कि मैं ऐसी प्रतिज्ञा लेती हूँ कि इस धरती पर जल वायु के परिवर्तन का जो आक्रमण शुरू हुआ है और वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसके कारण ही महापूर, तूफान, आंधी, बहुत गर्मी, ये सब परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। ये ऐसा ही बढ़ता गया तो ये पृथ्वी बहुत जल्द और ज्यादा रौद्र रूप धारण करेंगी और इसके बुरे परिणाम हमें और आने वाले पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सब बढ़ते कार्बन को रोक लगाने के लिए एसी, फ्रिज, लाइट आदि साधनों का प्रयोग मिनिमाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करूंगा। पेड़ पौधे लगाकर इस वसुंधरा को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास होगा और प्राकृतिक भारत भूमि की ओर हम सब बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने पालकों के मीटिंग में लेने का धाड़स किया और लोगों को अच्छा लगा। और अब भी मैं हर दिन जिस ग्रुप में जाती हूँ वहाँ मैं इस बारे में बोलती हूँ। आज सुमित जी ने जो भी बोला वो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डालती हूँ। जैसे सुमित जी बोले कि मेरा भी सपना है, मुझे भी ये सपने में आता है कि मेरा भारत महान बने, अच्छा बने। ये जो सब चल रहा है, अस्त व्यस्त हो रहा है, इसके लिए मैं एक छोटी सी चिंटी के रूप में जो कार्य कर सकती हूँ वो करने का मेरा प्रयास है। ओम। धन्यवाद सभी महानुभावों को। धन्यवाद बहन जी। और समय को देखते हुए कल हमारे मेनपाल जी का सवाल रह गया था, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अगले आदरणीय मेनपाल जी। सदन को प्रणाम। जी नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। चलिए जब तक मेहरपाल जी नेटवर्क में आ जाएं, मैं कल्पना खोटले जी बहन जी समय में रहते हुए सूक्ष्म सवाल करने का कष्ट करें। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और आज के टाइम में जो इंसान है वो टाइलें लगा रहे हैं पत्थर की, और जो हमारा कच्चा होना चाहिए उसकी जगह टाइलें लगा रहे हैं। जो कच्चे ईंटों का मकान होना चाहिए उसकी जगह सीमेंटेड मकान बना रहे हैं। वो कितना हानिकारक है ये सोचना चाहिए सभी को। और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और हम भी जो ये मकान जो ईंटों का बना रहे हैं ग्रुप में नंबर सेंड कर देना, और हम ये रिकॉर्डिंग सुन के हम नंबर वो करेंगे तो हम भी वो बनाने का प्रयास करेंगे हमारे खेत के अंदर। हम कई दिन से ढूंढ रहे हैं भाई ऐसा कोई हो जो कच्चे तो गोबर का मकान बनाए, तो हम वो बनाएंगे। हमने अभी तक हमारे खेत में बनाया नहीं है। मैं 2014 से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ और बागवानी है हमारे। फ्रूट भी शुरू हो गए हैं अब की बार। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए धन्यवाद जी। आवाज आ रही है जी जी सुमित जी। आदरणीय मेहरपाल सिंह जी को सुना आपने? उनका आवाज हाँ ये मुझे आवाज क्लियर तो क्लियर नहीं नहीं आ आ रहा। रही है। चलिए आदरणीय मेहरपाल जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप सवाल लिख करके ग्रुप में डाल दें। अब मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी और बहन कल्पना जी का हैंड रेज है, उसके पहले मैं आदरणीय पवन सर को आमंत्रित करूंगा। इसके बाद मैं आपका सवाल लूंगा क्योंकि समय हो रहा है और आदरणीय पवन सर जी को बहुत काम रहते हैं, कहीं हमें सदन में उनको कहीं कहीं जाना भी पड़ता है। तो मैं उनके समय को देखते हुए आदरणीय पवन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके बाद मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी और कल्पना जी को सुनेंगे। जी आदरणीय पवन कुमार जी सादर आमंत्रित हैं। से नमस्कार सभी को। ओम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। दो
दो लाइन में आगे बढ़ाने के लिए, दो लोगों को पीछे छोड़ने के लिए उनका भी प्रश्न जरूर लेना है। मैं आज के मुख्य अतिथि सुमित जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है और उसके कार्य को सुनते हुए जो प्रश्न आए हैं, उसको देख करके जो भी हमारे प्रतिभागी हैं उनके मन में अपने 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 गाँव में अपने जो एक सस्टेनेबल लिविंग की बात सुमित जी ने कही है, उसकी तरह निश्चित रूप से ये दुनिया आगे बढ़ रही है। और ये आगे बढ़ने के लिए इसमें इस तरह के विचारों का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। और इसको एक व्यवस्थित रूप भी देते हुए हम अगर कुछ कार्य करते हैं तो हो सकता है कि इसको देखते हुए बाकी लोग भी इससे प्रभावित हों, और जो लोग इसमें सहयोग देने का काम करें, निश्चित रूप से उनका भी फायदा होगा और वो भी इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस विषय के बारे में जब हमने उसकी पढ़ाई नहीं की, जब हमने इसको बचपन से हमें सिखाया नहीं गया, हमने देखा नहीं, तो कोई भी चीज़ नई चीज़ अटपटी लगती है और उसको ग्रहण करने पर, उसको अडॉप्ट करने पर बहुत ज़्यादा किंतु और परंतु बहुत सारे लग जाते हैं। तो इस प्रयास को करने के लिए और ये चीज़ों को कई सारी चीज़ों का इसमें समावेश करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने बताया था अभी जो दो दिन पहले डॉक्टर चेतन सोलंकी आए, उन्होंने सोलर एनर्जी के ऊपर और एनर्जी यूज के ऊपर बहुत सारे चीजें बताई हैं। वो वीडियो उसके इस चैनल में भी है, हमारे रिकॉर्डेड है और यूट्यूब में अवेलेबल है। जो भी साथी उनके डॉक्टर चेतन सोलंकी को वक्तव्य को सुनना चाहें, उनके अनुभव को सुनना चाहें, हमने उनके साथ भी 2 दिन तक लगातार अपनी चर्चा को जारी रखा। और मुझे लगता है कि ये सब जो चीजें हैं, इसका समावेश करके है एक आदर्श रूप में एक जैविक किसान, एक 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 व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है, उसकी एक अवधारणा हमारे मन में पैदा होती है कि वो क्या है, कौन है, वो क्या कर रहा है, उसका जिंदगी कैसे बीत रही है, उसका दिन कैसे बीत रहा है, उसका परिवार में, उसका आपस में किस तरह से उनका सामंजस्य या उनका मेल जोल चलता है, वो समुदाय जो कि इस तरह से काम करेगा वो क्या कर रहा होगा। और इसी से हमारी परिकल्पना होती है कि हमारा जैविक ग्राम या प्राकृतिक ग्राम किस प्रकार का होना चाहिए। तो व्यक्ति से शुरुआत करते हुए, उसके परिवार से शुरुआत करते हुए, उस गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, या इवन शहरों में भी अगर कोई अपने फ्लैट में भी रह रहा हो, तो वो भी सस्टेनेबल लिविंग की बात करें तो उनके लिए भी एक बहुत मतलब वो भी वहां रहते हुए भी कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब लोग गांव की तरफ ही भागे तभी उनका कल्याण होगा। तो शहर में भी रहते हुए, कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए, पानी के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए, बिजली का सदुपयोग करते हुए, खाने का जहां तक के संभव हो किसानों से लेते हुए, ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में हम सोचें, विचार करें, तो सबको इसमें फायदा हो सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों पर हमारे जो बहुत अच्छा काम करने वाले कृषक हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने करके दिखाया है, उनको हम ये जो भारत सरकार की अब ये नेचुरल फार्मिंग मिशन की जो शुरुआत की प्रस्तावना है, उसमें ऐसे सब लोगों को साथ बुला करके, उनकी बात सुन करके, उनका साक्षात्कार करके, उनसे सीख करके बाकी लोग कैसे सीख सकते हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ उनकी बातों को कह करके ऐसी व्यवस्थाओं का भी शायद शुरुआत हो जाए। सरकार इसमें अग्रणी भूमिका निभाए, बाकी संस्थाएं भी अगर साथ मिलकर के काम करें, तो निश्चित रूप से जो हमारी परिकल्पना है कि हमारा देश भारत एक समृद्ध देश हो, सोने की चिड़िया हो, पुरातन हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर निरंतर प्रचार प्रचार प्रसार नहीं, उसका अडॉप्शन हो, उसको व्यवहार में परिवर्तित करें। और इस प्रकार से न केवल पूरे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ये एक मॉडल, ये एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। तभी हम कह सकते हैं कि भारत एक विश्व गुरु के भूमिका को अपना सकता है। तो प्रयास हम सब ने करना है, जो भी हमारे प्रयास हैं उसको बांटना भी है, उसको समझना भी है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस विषय पर और ज्यादा लोग प्रेरित होंगे, और हम जहाँ पर भी रहते हैं अगर वहीं पर रहते हुए ही हम कुछ अच्छा कर सकें और अपना कार्बन कह देंगे या अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको कम करते हुए
आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। आज की हमारी योग की कक्षा भी बहुत सुंदर रही और मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे योग कक्षा में चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे और भी कोई सांस्कृतिक कार्य हो, उसमें भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो स्थिर होते जा रहा है। रोज हम इस कार्य को कर रहे हैं, तो आज की योग शिक्षक को भी बहुत-बहुत अभिनंदन और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को अभिनंदन है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपको अभी बहुत कुछ सुनना है। आपने जो आदर्श ग्राम बनाने की, जैविक ग्राम, प्राकृतिक ग्राम, निर्मल जैविक अभियान का जो आपने सपना है वो निश्चित पूरा होगा, ऐसा उम्मीद है। जी आदरणीय कल्पना कोटले जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रखें। सर 1 सेकंड ले रहा हूँ सर, 1 सेकंड। सेकंड में कुछ नहीं होता है, सब मिनट लेना पड़ेगा। सर वो पवन सर को रूबरू देखना चाह रहे थे, बहुत दिन हो गए, ऊर्जा थोड़ी कम लग रही। जी जी, पवन जी तक आपका संदेश पहुंच गया है और वो अगर से आवाज यही- पहुंच जाए तो। हाँ। जी नमस्ते शरद जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत सुंदर। अभी तो कुछ दिन पहले आपके साक्षात्कार हुए थे, हमने भी तो आपके साक्षात्कार किया भी कुछ दिन पहले। ये बहुत सुंदर, उसका प्रभाव बहुत सुंदर रहा है। जो भी हमारी चर्चाएं रही, जो भी हमने, हमारे 14 किसानों ने अपनी बात कही एक मंच पर आके, एक राष्ट्रीय मंच पर आकर के, बहुत सुंदर उसका है। आने वाले दिनों पर इसको और बढ़ाएंगे, इसके लिए हम तैयारी हमने करनी है और सबको इसी बहाने हो सकता है कि मिलने का भी मौका मिले, ऐसे ही कुछ लग रहा है। सबको हो सकता है साथ नहीं, लेकिन कुछ कुछ बैचों में शायद ऐसा बुलाने की बातचीत हो रखी है। तो साक्षात्कार में मूर्त रूप से भी देखेंगे, केवल इसमें ही नहीं, केवल गूगल मीट में ही नहीं, बाकी भी मिलेंगे जरूर। धन्यवाद जी। ओम सर, ओम जी। सर बहुत सुंदर। और शरद जी, आपने तो कल गर्जना की है युवा कार्यक्रम की, जो सैकड़ों भाई बहन थे, किसान सभा थे। जी आदरणीय कल्पना बहन जी। ओम सदन को कोटि से प्रणाम, गुरु सत्ता को कोटि से प्रणाम। और पवन सर जो अद्भुत है, और सर दोनों पक्ष को देखते हुए, मतलब सर दोनों पक्ष को देखते हैं कि जो गांव की तरफ सभी लोग नहीं आ सकते, तो जो जहाँ भी है शहर में है, तो अपनी आवश्यकता को कम से कम करके, और सदन में जो अलग अलग विषयों पे बात रखी जाती है, ऊर्जा हो, वायु हो, हवा हो, सभी चीज़ों के ऊपर, पहलू के ऊपर बात की जाती है, वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी है और सीखने लायक है, और हम लोग सीखते भी हैं। और जो सुमित जी ने जो बताया, मुझसे 2-3 सवाल हैं मेरे, कि आपने जो निर्णय लिया, आप आईटी क्षेत्र से हैं, क्योंकि आप समाज हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो आपको जो भी निर्णय लेते हैं आपको आसानी होती है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे, क्योंकि आप अध्यात्मवादी है, गुरु सत्ता को मानने वाले हैं, इसीलिए आप कन्वर्ट हो गए। और आज की जो शिक्षा है, तो मेरी बेटी भी आईटी क्षेत्र से है, वो 23 साल की है, तो उनका बस पैकेज बढ़ाने का जो भी प्लान रहता है, पैकेज बढ़ाने का, तो वो जब सक्षम हो जाएंगे कुछ सालों में, तो वो भी इसी और आएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना सारा अनुभव, मैं जो सीख रही हूँ अभी, वो अनुभव है उनको बताने के लिए। और अभी भी मैं बताती हूँ कि देखो, वो आईटी क्षेत्र से है और उन्होंने इस प्रकार से प्लान कर रहे, तो उनको भी वो जाता है, मार्गदर्शन होता है उनको भी। तो ये यहाँ की एक खूबसूरती है हमारे योगहार परिवार की। तो आपसे सीखने मिल रहा है ये, कि पैकेज के साथ साथ हमको और क्या क्या चीज़ें बढ़ाने के लिए और सोचना चाहिए करके। तो और जो घर बनाने के लिए पूरा सामर्थ्य लगा देते, करोड़ से तो शुरुआती होती है जो शहरों में लेते हैं, तो क्यों ना हम कम से कम पैसों में घर बना के सुख सुविधाओं को कम करके और बहुत अच्छा सात्विक जीवन जी सकते हैं। इस परिवार से सीखा हमने। और आपको हम पूछना चाह रहे कि आपको कोई बाधाएं नहीं आई जब आपने ये ऐसा करने का निर्णय लिया, आपके परिवार ने सपोर्ट किया? एक सवाल। दूसरा सवाल ये मेरा, कि आपकी जो बच्ची, आपने बताया छोटी बच्ची, आपकी कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप? जैसे आपकी सोच है उस हिसाब से आप कैसी मतलब दे रहे हैं शिक्षा, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? और तीसरा ये सवाल कि आप जो कच्चे घर हैं, कच्चे घर बहुत सुखदायक होते हैं, लेकिन जो बंदरों का प्रकोप होता है, तो उसके लिए कौन सा मैनेजमेंट है, ये हम जानना चाह रहे थे। क्योंकि गांव तरफ जब घर बनाते हैं हम कच्चे घर, तो कवेलू वाले होते, जहाँ सुखदायक, मतलब सुकून तो लगता है अंदर, लेकिन बंदर आके पूरा उसको चूरा कर देते, तो वो प्रॉब्लम होती है, पानी छूता है। और ये जो तूफान आते हैं, हवा तूफान आते हैं, उसको क्या सब ये सहन करने की क्षमता होती है क्या? बस ये जानना चाह रही थी। ओम जी।
आदरणीय सुमित जी, आदरणीय कल्पना कोटले जी के सवालों का जवाब, आवाज पहुंच रही है? अच्छा, हाँ जी, मैं म्यूट में था, म्यूट में बोल रहा था। तो जो पहला प्रश्न था उसमें हमारे पास भी वो चुनौती थी, मगर उसकी तैयारी हमने पहले से ही कर दी थी। मैंने हमारा अरेंज मैरिज ही था और मैंने पहली मीटिंग में ही ये सब बातें बता दी थी कि आगे परेशानी ना हो। तो वहां से भूमिका मैंने बना दी थी कि मैं 10 साल जॉब करूंगा और उसके बाद मेरी ऐसी मानसिकता है और ऐसा करना है। कोई प्रॉब्लम लगती तो आप सोच लीजिए करके, और उसके बाद लगभग 3-4 साल मैंने कुछ नहीं किया। 3-4 साल जो मैंने सीखा उन सब चीज़ों को दिखाना, बताना, समझाना। वो भी एमबीए है मेरी पत्नी और एसीसी सीमेंट्स में मैनेजर थी मुंबई में। तो वहाँ से जब हम उनके जो लगाव थे और जो उनका भय था, जिस गलत चीज़ों से मुझे लगा कि गलत चीज़ों से लगाव है तो उसमें भय दिखाना, और जिस चीज़ों का भय था, अच्छी चीज़ें हैं मगर भय है कि ये करने से ये कैसे करेंगे, इसमें तो ये परेशानी होगी, उसका रास्ता बताना, राह बताना, वो सब मुझे राजू दीक्षित जी से और वो उनसे उनके जैसे ही कई जो गुरु हुए मेरे, मतलब लगभग मैं मान के चलता हूँ मेरे 70 से 80 गुरु हैं जिनको मैं कभी देखा नहीं या फिर पुस्तकों में पढ़ा या डॉक्यूमेंट्री में देखा। तो उन सभी का मैंने सारा कलेक्शन किया और उनका रेफरेंस लेते हुए उनके जो प्रश्न है और भय हैं उस सबको दूर किया। और जो सबसे पहले जब मैंने कदम उठाया था, तो जो पहला गांव हमने चयन किया था वो नक्सली प्रभावित गांव था, जो छत्तीसगढ़ का मैनपुर क्षेत्र है और उसका ऐतिहासिक महत्व भी है, जहाँ पर पार्वती माता की जो माता जी हैं, मैना माता, उन्होंने तपस्या भी वहाँ पे की हुई थी। तो वहाँ पर मैंने कोविड से पहले ही अपने पत्नी और 1 साल से जब बेटी छोटी थी तब उनको छोड़ करके पुणे वापस आ गया था कि रह के देखो, प्रॉब्लम आया तो अपन कुछ सोचेंगे, सॉल्व करेंगे, या फिर स्टेप बैक पीछे भी ले सकते हैं पैर को कि फिर कभी बाद में करेंगे। तब वर्क फ्रॉम होम का चलन भी नहीं आया था। तब उसकी भी आंखों में आंसू थे और मेरी भी आंखों में आंसू थे कि मेरी बेटी 1 साल की छोड़ के जा रहा हूँ, मगर मैंने आगे 10 साल 15 साल और अगली पीढ़ी के लिए ये कदम उठा रहा है तो आज दुख सहन करना पड़ेगा, वो सोच करके फिर हम कंटिन्यू किए। और 1 महीने बाद 2 महीने बाद लॉकडाउन भी चालू हो गया, तब कोविड का था भी नहीं, तब मैं भी वापस साथ में आ गया। और लगभग 2 साल में 5 से 6 जगह अलग अलग जगह रहे हम। मैं आईटी में जॉब करता भी रहा और एक जगह होटल भी खोला कि आईटी का क्विट करना पड़ा, कभी वर्क फ्रॉम होम वापस हो गया तो मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, जॉब के नाम पे वापस उस जंजाल में नहीं फंसना है, जितना भी पैसा जमा हुआ है उससे ही हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसा सोच करके हम प्रयास चालू किए थे। फिर आपका दूसरा प्रश्न था, मतलब तीसरा प्रश्न है जो बंदर के समस्या वाला। तो मैं हमने अब अपने घर की दीवार ऊंची रखी हुई है और पास में जहां तक जंप ना कर पाए बंदर, वहां पे पेड़ नहीं है, वैसे जगह का चयन किया हमने। पेड़ नहीं काटा, जो पहले से पेड़ है वो रखे हुए हैं, बट ऐसे जगह का चयन किया जहाँ पे बंदर छलांग ना लगा सके। और अभी हमने उसकी जो बाउंड्री वॉल करने के लिए हमने जाली लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे जंगल में अभी घर में तेंदुआ भी घुस गया था वहाँ पे। तो वो जाली लगा रहे हैं और बाउंड्री में कोई पेड़ नहीं रहेंगे जिससे बंदर आ सके। तो फिलहाल तो ये प्रयास है, अब समस्या आएगी तो फिर से अगर फिर से अंदर आ सकते हैं बंदर तो समस्या आने के बाद फिर समाधान खोजा जाएगा। आपका एक और प्रश्न था, मैं छूट गया, वो भूल गया मैं। पढ़ा, अच्छा, बच्ची का एजुकेशन का आपने बोला, तो मैंने इस क्षेत्र में सोशल मीडिया में स्टडी कर रहा था कि अभी हमारे यहाँ भी होम स्कूलिंग का चयन चल रहा है, चलन चल रहा है। तो मैं उन फेसबुक ग्रुप से, फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो फिलहाल मेरी बच्ची अभी बहुत ही छोटी है और थोड़ा सा उसको वो माहौल नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम अभी स्कूल भेज रहे हैं, मगर मेरा वर्तमान स्कूल में कोई रुचि नहीं है। जो उनका पाठ्यक्रम है और जो टीचर भी आज प्रोफेशन में हो चुके हैं, तो देख करके तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं खेलने कूदने के लिए भी भेजता हूँ। बाकी मेरा सोचना ये है कि मैं अपनी बच्ची को वर्कशॉप्स में भेजूंगा जहाँ पे उनका फास्ट प्रोग्रेस होगा, जैसे कि मैंने गीली मिट्टी का नाम दिया, कॉन्क्रीट का नाम दिया। तो जो मेरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं या फिर जो उसकी रुचि है, नृत्य में हो, संगीत में हो, पेंटिंग में हो, जो भी कला का क्षेत्र हो, मगर मैं उस अंधाधुंध दौड़ में
नहीं धकेलूंगा कि तुम्हें सिक्योर करना है जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो नहीं पुश करूंगा मैं। अपने आसपास के क्षेत्र में सीमित रहिए। वन्य और पशु पक्षी भोजन इसी उनकी व्यवस्था रखूंगा, उसमें उसकी रुचि जगेगी और उससे जो भी पारंगत लोग हैं वो जो वर्कशॉप कराते हैं वो 10 दिन का वर्कशॉप उसके 10 साल के डिग्री के लिए के सामने फेल होगा वो। तो ये मेरा सोचना है अपनी बेटी की शिक्षा के लिए। बहुत सुंदर। तो पतंजलि के गुरुकुल जैसे जगह के लिए आप क्या चयन कर सकते हैं? हाँ, मगर पढ़ाने के नाम पे मैं नहीं सोचूंगा कि अपने से अलग कर दूं मैं कि इस एजुकेशन बहुत जरूरी है और उसको दूर भेज दें। पहले मैं प्रयास कर रहा था कि किसी गुरुकुल के आसपास ही मैं जमीन लूं, मगर वो वैसा मिल नहीं पाया। लिस्ट डाउन किया हुआ था कि गुजरात में भी बहुत से अच्छे गुरुकुल हैं जहाँ पे मतलब 64 कलाओं के अलग अलग टीचर हैं। 64 कला में वहाँ पे टीचर हैं, घुड़सवारी है, शस्त्र शिक्षा है, सब कुछ है। मगर फिर वो वहाँ पे जमीन लेना संभव नहीं था आसपास में, तो वो थोड़ा सा ड्रॉप आउट कर दिया। और मैं यही मानता हूँ कि हमारा पुनर्जन्म होता है और ये कई पीढ़ियों का प्रयास है, तो हो सकता है मेरी आने वाली पीढ़ी वो करे। जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादर आमंत्रित। धन्यवाद मुंडीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और सुमित जी ने जो पहलू बताए वो बहुत ही अच्छे हैं। उस संदर्भ में कुछ बिंदु मैं सुमित जी के सामने और सदन के सामने रखना चाहता हूँ। सुमित जी वर्धा में पले, पवनार आश्रम, निलयम आदि जो देखा है, मैं तो उसी वास्तव्य में रहता हूँ। और सुमित जी वर्धा में 2000 में जो गांधी विचार परिषद है, वहाँ पे गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर गांधी फॉर 21st सेंचुरी हुई थी और देश विदेश के कई जाने माने लोग आए थे, जिसमें सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य मिला था। बात यही रखी गई है कि हम रूरल टेक्नोलॉजी में पूरा बैक नहीं जा सकते। अर्बनाइजेशन में हम जो एग्जिस्टिंग अर्बनाइजेशन है उसके भी हम गुलाम नहीं बन सकते। तो एक नया उन्होंने शब्द निकाला था वहां से कि लेट देयर बी रूरबन टेक्नोलॉजी, कि रूरल की भी अच्छाइयाँ यहाँ पे हो और अर्बनाइजेशन की भी अच्छाइयाँ हो। इसका सम्मिलित यदि मॉडल बनता है तो ही वो सस्टेनेबल रहेगा। एक बात। दूसरी चीज कि जैसा लंदन में और इंग्लैंड यूरोप में कुछ जगह पे बैक टू द विलेजेस एंड स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये दो मूवमेंट 20-25 वर्षों से चल रही है। तो उसका भी निचोड़ यही आया है, जो मेरे पढ़ने में आया है और हमारे कुछ साथियों के सुनने में भी आया है, कि जैसा इंडस्ट्री सस्टेनेबल होनी चाहिए, बहुत छोटी इंडस्ट्री है वो भी सिक हो जाती है, तो वैसे ही विलेजेस छोटे छोटे आइसोलेटेड 10 या 20 के ग्रुप में रहे, 10-20 फैमिलीज के रहे, 50-100 फैमिलीज के भी रहे, तो वो भी सस्टेनेबल नहीं होते। तो जैसे इंडस्ट्री का एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो वैसा ही सस्टेनेबल विलेज के लिए भी एक ब्रेक इवन पॉइंट समझा जाए। और क्योंकि छोटे विलेज में सभी सुविधा, भारत के कई जो विलेज बहुत छोटे छोटे हैं, तो जिसमें सारी सुविधाएं जो महिलाओं को चाहिए और वो सैनिटेशन की, पानी की, वो हम दे नहीं सक रहे क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है। तो इसलिए इस तरह की नई व्यवस्थाएं बनाई जाए कि जहाँ पे सस्टेनेबल विलेज हो, जिसमें अफोर्डेबल हम पाठशाला से, मैदान से लेकर जो भी चीजें हैं वो रूरबन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अफोर्ड कर सके। यह एक प्रयास हो। इस तरह की एक सोच जो देश विदेश में और भारत में भी कई विद्वानों ने रखी है। और तीसरा एक बिंदु कि जैसा कि मॉडल का मल्टीप्लिकेशन, कल भी मैंने बात रखी थी, जैसा आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि ए फॉर एंट या ए फॉर आम, इस तरह से अगर बात हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती है तो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन फिर भी हम जो एप्पल सबको मिलता ही नहीं है, देखने को भी नहीं मिलता देहाती लोगों को, तो ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया जाता है। तो ऐसी जो चीजों को नकारा जाए और ऐसे अभ्यासक्रम जिन्होंने बनाए हैं, जैसा आप बोल रहे थे कि बहुत अच्छे अभ्यासक्रम बने हैं, तो ऐसे अभ्यासक्रमों को आज मोदी जी का नेतृत्व जो चल रहा है और कई जगह पे अच्छे अच्छे शिवराज जी है या बाकी भी जो लोग हैं जो नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार है। तो जैसा पवन सर ने एक अभी दो दिन के पहले हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया कि नया प्राकृतिक का पाठ्यक्रम बनाया जाए, तो वैसे ही शिक्षा के नए नए पाठ्यक्रम बनाने में ऐसे जो लोगों ने जो खोजें की है उनको जब तक हम सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है सर, सिलेबस बनाने वाली अलग बॉडी रहती है जिनको देहातों से या आम जनता से लेना देना कुछ नहीं रहता।
और यहाँ पे जो लोगों ने खोजा है, इनको अगर हम सिलेबस में नहीं डाल सकते राज्य के या केंद्र के, तो कुछ वो धरातल पर नहीं आ सकता। तो इस तरह से भी कुछ कदम यदि हो तो ही वो जनहित में मास मूवमेंट में कन्वर्ट होगा, ऐसा हमको लगता है। इस संदर्भ में अगर कुछ आपका विचार हो तो बताइए। धन्यवाद। जी जी, वो जो मैंने शिक्षा क्रम का बताया था, चंचल मालवीय जी, उन्होंने अपना प्रपोजल रखा हुआ है गवर्नमेंट के पास कि अगर गवर्नमेंट अगर अपने स्कूल्स में लाना चाहती है तो वो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। वो श्री श्री रविशंकर जी ने भी अप्रोच किया हुआ था उनके पाठ्यक्रम के लिए, और मतलब उन्होंने बिहार और यूपी गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा हुआ था। बाकी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए कमर्शियल ही करते हैं। और वो चंचल मालवीय जी स्वामी जी से भी जुड़े हुए हैं, तो वो आस्था में भी उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा हुआ था पतंजलि में। और जो सस्टेनेबल लिविंग का भी आपने जो ब्रेक इवन का बताया, तो मुझे एक चाइना की एक है महिला लिजिकी करके, मैं उनका भी चैनल भेजूंगा। उनका उनसे मैं ज्यादा प्रभावित हूँ। वो अपने आप में एक संपूर्ण गांव है, मतलब एक गांव बोल लीजिए, आप शहर बोल लीजिए। उनके पास अब 8वीं फेल है, मिडिल क्लास फेल है वो, बट उनकी इतने फॉलोअर और फैन हैं, और उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की जो कला है, जो उनका नॉलेज है, वो एक कारपेंटर भी हैं, ब्लैक स्मिथ भी हैं, वो कपड़ा बनाना भी जानती हैं, वो खाने में भी, खेती बाड़ी में भी है, और वो इंजीनियर भी है, सब कुछ है। वो स्कूल ना जा करके अपने आसपास के नॉलेज पे सहज करके। आपने रविंद्र शर्मा जी को भी कभी सुना होगा, आदिलाबाद में वो जो रहे हैं, जिन्होंने अपनी पाश्चात्य संस्कृति से जो हमारी ग्राम संस्कृति की जो ताना बाना था और जो नॉलेज था, वो जो मतलब जो खराब होते जा रहा था, छूटते जा रहा था, वो सब कुछ सहेज के रखा। और उस पे ही आधारित उन्होंने वहां पर आदिलाबाद में सेंटर बनाया हुआ था, और उसका एक कॉपी यहाँ पे जबलपुर के पास भी है। वो एक गुप्ता जी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि आसपास की जो नॉलेज था, जो स्किल है, उसको सहेजा जाए। जबलपुर के पास इंद्राणा गांव में जीविका आश्रम। तो उस उन सारे पहलुओं के अंतर है कि हम आगे जाएं, पीछे जाएं, गांव की ओर जाएं, शहर जाएं, क्या करें। वो उनके पास भी बड़ा उनका अच्छा अनुभव है। उन्होंने कैसे अपने बैंक में मैनेजर थे, उनको छोड़ करके ये प्रयास किया। उनका भी त्याग बड़ा अनूठा है, मतलब उनकी भी पत्नी, उनको भी मॉडर्न लाइफ चाहिए था, मगर कैसे खींच करके लाए, और अभी वो सुखी हैं। अब वो नहीं जाना चाहती कि शहर की ओर जाएं। तो उनकी भी मैं वीडियोस लिंक्स में भेज सकता हूँ, और कॉन्टेक्ट, और उनको भी हम कभी इस कार्यक्रम में बुलाते हैं अपना पक्ष, मतलब मार्गदर्शन देने के लिए। जी धन्यवाद। उनको जरूर बुलाएं आदरणीय वर्मा जी, ताकि उनको भी हम सुनेंगे। और आपने सरलता के साथ उन बहन जी के बारे में बताया। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी बहुत समय से लाइन में हैं, मैं चाहूंगा कि आप आए और अपना सवाल करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, सादर आमंत्रित है। आवाज पहुंच रही है आदरणीय दिनेश जी तक? दिनेश जी कट गए हैं। चलिए, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, सादर आमंत्रित है। आदरणीय सुमित जी को नमस्कार, सदन को प्रणाम। मैं आपसे ये पूछ रहा था, जब आपने ये निर्णय लिया जॉब छोड़ के और ये हुआ, तो जो आपको हर्डल्स आए, तो डेफिनेटली आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री या कुछ ऐसा यूट्यूब चैनल होगा, तो वो प्लीज मुझे शेयर करिएगा। जी जी, और फिलहाल वैसे मैंने अभी जॉब छोड़ा नहीं हुआ है, अभी भी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है मेरे पास, जी तो मैं घर से ही काम करता हूँ। जी, तो आपका मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, मैंने ये चैट में रखा हुआ है, और वो जो मैंने जो बातें की हैं उससे रिलेटेड वीडियो लिंक्स भी मैं ये जी चैट्स में डाल रहा हूँ। जी जी, जी ये कॉल जी, में। हाँ जी, डाल दीजिए। हाँ हाँ जी धन्यवाद। आदरणीय मिथिलेश जी की कुछ सवाल थे, शायद पुनः मिथिलेश जी ने हैंड रेज किया था। जी ओम, जी बहुत ही सुंदर चर्चा और मन को लगने वाली सारी बातें, बहुत सारी मेरे प्रश्नों के जवाब भी मिले। लेकिन जैसे बहन कल्पना जी ने पूछा था, तो मेरा अनुभव है, मेरा बचपन ना ऐसे ही घर में गुजरा है। मेरे जो फादर थे, उन्होंने अपने खेत में ही घर बनाया था, और हमने देखा था कि बरसात के दिनों में जब बारिश होती है खेतों में, तो हमारे घर में सांप घुस आते थे, बड़े बड़े काले काले रंग के।
तो हम कहते थे, मैंने कहा पिताजी यहाँ तो सांप है। तो वो कहते थे सांप है तो उनके घर में पानी घुस गया, वो तुम्हें कुछ कह रहे क्या? और मैंने कहा डर लगता है। कह रहे क्यों डरते हो? मैंने कहा वो घूम रहे हैं हमारे घर में, कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और उन्हें एक सूखे जगह की जरूरत है, वो भटकते हुए यहाँ आ गए और वो तुमसे ज्यादा डरते हैं। तो ये मेरा अपना अनुभव है, और सच में हमने अपना बचपन वहां गुजारा, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसकी वजह से हम कहें कि हमारे घर में सांप आ जाते थे, किसी ने सांप ने किसी को काट लिया। और भी बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं, जैसे खेत में ही हम रहते थे, वहीं से हम स्कूल जाते थे, तो कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। बल्कि उल्टा मैं बताना चाहूंगी कि अब मैं मुजफ्फरनगर शहर में रहती हूँ, कि यहाँ बिल्कुल शहर है, और यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो कभी खेत में नहीं होती। तो सबसे बड़ा दुश्मन इंसान इंसान का ही होता है। ये मेरा अपना अनुभव रहा, जो मैंने बताना चाहा सदन में। और आजकल हमारे बीच में भी ये चल रहा है कि जो हमें वहां जाना है जहाँ हमने जमीन ली है, कि डर लगता है। जैसे मेरे पति देव हैं, वो इस चीज को कम लाइक करते हैं कि वहां खेत में जाओ, घर बनाओ, क्योंकि ये डर लगता है कि वहां इस तरह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन समस्याओं का समाधान करना बड़ा आसान होता है, जो वहां जाने के बाद हमारी समस्याएं आती हैं। बस एक हमारी ये होनी चाहिए कि हाँ, हमें एक प्राकृतिक जगह में रहना है और करना है। बस इतना ही मैं बताना चाह रही थी कि समस्याएं तो आती हैं, देखो हर जगह की अलग अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन वहां की समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो जाता है। उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती। जी सही बस। बात है। हाँ जी। समस्याएं आती निकल आता है, जब हम रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित समस्या आएगी, तभी समाधान निकलेगा और निकल आता है। आदरणीय बने सिंह जी, अपना कम समय में अपनी बात रखें। जी ओम, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि से मेरा ये सवाल है कि जो आप लोग जो निर्णय लिया और आप लोग जो कर रहे हैं, जी क्या वो गाय के बगैर संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं खेत में खाद वो केमिकल फार्मिंग तो करता ही नहीं, तो मैं तो गोबर का खाद ही करता हूँ। तो अब मेरे पास सुविधा ये है कि मेरे पास जंगल है, तो गांव की जो भी गाय चरने आते हैं वो हमारे आसपास ही गोबर कर देते हैं, तो बिना गाय रखे ही हमारे पास गोबर उपलब्ध है। तो अभी ये था कि हम अपना घर बना लें, क्योंकि जो हमारे पास एक परिवार रहता है खेत की देखभाल के लिए, वो खेत में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो गाय की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हमने पहले सोचा कि पहले हम लोग रहना चालू करें, उसके बाद हम वहाँ पे गाय बढ़ाएंगे। तो गाय के बिना तो संभव ही नहीं है वहाँ पर रहना, मतलब फार्मिंग करना, खेती करना। तो मैं आसपास के जंगल से पत्ते इकट्ठा करता हूँ, गिरे हुए अलग अलग पेड़ों के पत्ते इकट्ठा करता हूँ, जिसमें जो एलिमेंट हो। जैसे बेल से हमको पोटास मिलता है, फास्फोरस मिलता है, तो वो अलग अलग फलों को, जंगली फलों को और पत्तों को जमा करके मैं अभी गड्ढे में सड़ा कर या फिर उनको फलों का रसायन बना करके ही अभी खेती कर रहे हैं। और गाय से न केवल खेती होती है, बल्कि हमारे लिए औषधि भी बहुत सी चीजें हैं, वो दूध भी और उनका घी भी। मैं अपनी बेटी के नाक में रोज 2 बूंद नाक में घी डालता हूँ, जो बहुत सी बीमारियों का समाधान करता है। तो गाय के बिना तो संभव ही नहीं है। जैसे कि मैंने घर भी बताया कि गोखरिट से ही बनाना था, मगर नहीं हो पाया, गोबर उपलब्ध नहीं होने के कारण। जी जी धन्यवाद। जी जी आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, आप परिचय के साथ अपना सवाल करें। आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, अनम्यूट कर लें, आपने हैंड रेज किया है, अब तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि 100 लीटर जैसे ड्रम में हम कोई बना रहा है, जैसे आपने कहा कि फलों को हम करते हैं, तो 100 लीटर के लिए कितने फल की आवश्यकता होती है? इसका मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, अलग अलग है। जैसे मीठा रसायन बना रहे हैं, खट्टा रसायन और कड़वा रसायन, 3 अलग अलग चीज होती है। मीठा रसायन भूमि के सूक्ष्म जीवों के लिए है। खट्टा रसायन ज्यादा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए होता है, फ्रूटिंग स्टेज में। और कड़वा रसायन या फिर मिट्टी द्रव्य रसायन होता है, जो कीटनाशक का कार्य करता है।
तो इसका पीडीएफ है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शायद कल जोड़ नहीं पाई दीदी, तो वहां पर मैं भेज दूंगा पूरा डिटेल में कि कितना गुड़ डालना है। और फल ज्यादा पके नहीं होने चाहिए। और सबसे अच्छा होता है बेल। बिल और रसायन अलग से ही कहते हैं, ये मैं ताराचंद बेल जी के टेक्निक से सीखा हुआ है। तो वो सब चीजें हैं। ठीक और सर। उसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कड़वा के लिए। और एक सीबीआर टेक्निक है जिनको पद्म भूषण भी मिला था हैदराबाद के, उनका तो मिट्टी पे ही सारा रिसर्च है। मिट्टी से ही खाद है, मिट्टी से ही कीटनाशक है, मिट्टी से ही फंगीसाइड है। ये सब चीजें तो अपने आसपास ही बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं जिससे हम खाद, कीटनाशक और फंगीसाइड ये सभी चीजें बना सकते हैं। जी जी जी। बहुत सुंदर। और मैं आदरणीय सुमित जी का मार्गदर्शन चाहूंगा आने वाले, जैसा आदरणीय पवन सर जी ने बोला है, आने वाले समय हमारा प्राकृतिक जैविक खेती का प्रशिक्षण होने वाला है, जिसमें हम जी ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर का चयन कर रहे हैं। तो उसमें हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि आप हमें ट्रेनरों को आप क्योंकि मास्टर ट्रेनर की हैसियत से आप मार्गदर्शन दें, ताकि हम प्राकृतिक जैविक खेती में जो किसान गाँव गाँव तक ट्रेनर जाएंगे वो आपके अनुभव जी को जी सुनकर के गांव गांव पहुंचा सके आपका संदेश। मैं चाहूंगा, और आप इस कार्यक्रम में निश्चित जुड़ते ही हैं, आप जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छा जी लग रहा है आपको सुनकर के, मन चाहता है, सदन चाह रहा है, बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। सबके सवाल हैं, परंतु समय की मर्यादा है, 8 बज के 8:30 बज गए। नंबर नंबर बुलवा दे, नंबर। चैट बॉक्स में डाल दिया है नंबर, बोल दीजिए नंबर, चैट बॉक्स में डाल दिया है, और बोल दीजिए नंबर ताकि सब लोग लिख लें। जी 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 74 जी 994 जी 688 जी 54। जी धन्यवाद। और आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करूंगा, और प्रदीप राज वर्मा जी को धन्यवाद करूंगा, और कि हमारे सुमित जी का हम अनुभव सुन सके। जी आदरणीय रंजना जी आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। लगभग 8:22 हो गए हैं, 8:30 बजने वाले हैं। सदन जी रंजना जी सुन रही हैं? जी, जी, आवाज़ आ रही है भाई साहब? जी आ रही है। जी, धन्यवाद। अ, आज की आज का सदन में हमारी बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी, और आज की हमारी योग शिक्षिका बहन ज्योति जी जिला खामगांव से थी, उन्होंने बहुत अच्छी क्लास ली। उनका मैं मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और 2 दिन से हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सुमित कुमार वर्मा जी ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमारे इस योगाहार मंच में दिया। आपका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी तरह भाई साहब ने जैसे कहा कि आप आगे भी हमारे इस योगाहार मंच पर आप जुड़े रहिए, और मुझे मालूम है कि आप जुड़ते रहिए, रोज़ ही जुड़ रहे हैं, और निरंतरता से जुड़े, और हमें गाइडेंस करते रहिए। और तो बहुत सुंदर होगा। और चलिए, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ सुबह 5:30 से सभी भाई-बहन, महानुभाव, वरिष्ठ कृषक सभी जुड़े हुए हैं। सबका धन्यवाद और आभार करना ज़रूरी है। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, बहन आशा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय ज्योति पाटिल जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय महेंद्र राठी जी, आदरणीय मेनपाल गोदारा जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय यमिल गौर जी, आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रोहताश कुमार जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रोशनी राउत जी, आदरणीय रोशनलाल जी, सॉरी, रोशनलाल राउत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय शोभा परदेसी जी, आदरणीय श्रीकांत चोपे जी, आदरणीय स्मिता दुबे जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आज के मुख्य अतिथि, और आज स्वाति भावनी भाव मारे जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय उमा अग्रवाल, उर्मिला अग्रवाल जी, और आदरणीय वैशाली बेन जी, और आदरणीय
योग आहार रिकॉर्डिंग से हमारे भाई और जो भी हमारे अन्य योग शिक्षक साथीगण लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। और इसी तरह योग आहार कार्यक्रम को जुड़ते रहिए, अपना-अपना मार्गदर्शन देते रहिए और संवाद करते रहिए। बहुत सुंदर, रोज जुड़े, नियमितता से जुड़े, सबको प्रेरित करें और सबको इस कार्यक्रम को जोड़िए। जी ओम।